सो वेलकम अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास टैक्सेबल बेनिफिट के हवाले से हैं वाउचर, ऑल काइंड्स ऑफ वाउचर, कैश वाउचर्स, गुड्स वाउचर्स, लंच वाउचर्स प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज आर टैक्सेबल ऑन द कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। ऑन द कॉस्ट टू एम्प्लॉयर का मतलब है कि उन वाउचर्स को प्रोवाइड करने के सिलसिले में एम्प्लॉयर की कितनी कॉस्ट खर्च हुई है, दैट इज़ द टैक्सेबल बेनिफिट फॉर एम्प्लॉय। प्राइवेट यूज़ ऑफ एसेट, प्राइवेट यूज़ ऑफ एम्प्लॉयर एसेट की सूरत में सिंपल रूल तो यह है कि जितनी भी कॉस्ट का एसेट एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया उसका 20% टैक्सेबल बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय में शामिल किया जाएगा। बट इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड एसेट टू एम्प्लॉय फॉर प्राइवेट यूज़, दिस गिवन राइज टू टैक्सेबल बेनिफिट। टैक्सेबल बेनिफिट या तो हो सकता है आपके पास 20% ऑफ वैल्यू व्हेन फर्स्ट मेड अवेलेबल टू एम्प्लॉय, या फिर रेंटल पेड बाय एम्प्लॉयर। तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा, यानी अगर आपके पास क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि एसेट की कॉस्ट क्या है और ये भी मेंशन है कि एम्प्लॉयर ने उसके हवाले से उसे रेंट पे लेके दिया एम्प्लॉय को और कितना रेंट पे किया, तो इन दोनों वैल्यू में से जो भी हायर होगी उसे आपने टैक्सेबल बेनिफिट में शामिल करना है। इफ द एसेट इज प्रोवाइडेड फॉर ओनली पार्ट ऑफ द ईयर, दैट 20% चार्ज इज टाइम पोर्शन एंड ऑल्सो बेनिफिट इज रिड्यूस बाय द कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉय, राइट। तो आपके पास वही टाइम और पोर्शन भी करना है बेनिफिट को, और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन हो तो उससे बेनिफिट को रिड्यूस भी करना है। तो एग्जाम्पल, अली इज प्रोवाइडेड विद अ कंप्यूटर बाय हिज एम्प्लॉयर सोलिली फॉर हिज प्राइवेट यूज विच कॉस्ट 1000। फर्स्ट बात है, कैलकुलेट करें एनुअल टैक्सेबल बेनिफिट अराइजिंग ऑन द एम्प्लॉय। तो इन दैट केस हमने ये कंसिडर करना है कि 1000 का 20% उसके लिए टैक्सेबल बेनिफिट होगा, एंड दैट इज 200। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं, व्हाट इफ द एम्प्लॉयर रेंट्स द कंप्यूटर फॉर 250। अगर एम्प्लॉयर ने उसका रेंट जो है 250 पे किया, इन दैट केस हमें दो पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। फर्स्ट हमें कंसिडर करना है 200 यानी 1000 का 20%, एंड सेकंड जो रेंटल पे किया एम्प्लॉयर ने 250। अब इन दोनों में से विच एवर इज़ हायर, इन दोनों में से विच एवर इज़ हायर इज़ कंसिडर टू बी टैक्सेबल बेनिफिट, और वो आ जाता है आपके पास 250। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट वुड बी द असेसमेंट इफ द एसेट इज सब्सिक्वेंटली गिवन टू एम्प्लॉय। यानी पहले तो उसे यूज़ करने के लिए दिया गया था लेकिन बाद में एज अ गिफ्ट दे दिया गया, तो टैक्सेबल बेनिफिट कैसे कंसिडर करेंगे। ऐसी कंडीशन में हम कंसिडर करेंगे मार्केट वैल्यू व्हेन गिवन, ठीक है। इसके अलावा मार्केट वैल्यू जब फर्स्ट प्रोवाइड किया गया था वो एसेट एम्प्लॉय को, और उस मार्केट वैल्यू में से लेस कर देनी है अमाउंट जो कि ऑलरेडी टैक्सेबल बेनिफिट के तौर पे टैक्स हो चुकी है। यानी जितना अरसा उस एसेट को इस एम्प्लॉय ने प्राइवेटली यूज़ किया, तो उतने अरसे के लिए यू नो दैट कि 20% का बेनिफिट उसका टैक्स होता है। तो जितना भी बेनिफिट उसका ऑलरेडी टैक्सेबल इनकम में शामिल हो चुका है वो फर्स्ट प्रोवाइडेड मार्केट वैल्यू में से लेस कर दें, और अब हमने कंसिडर करना है इन दोनों वैल्यूज़ को। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से जो भी हायर होगा वो टैक्सेबल बेनिफिट होगा। एंड सब्सिक्वेंटली अगर कोई एम्प्लॉय ने अमाउंट पे की है उस एसेट को परचेज करने के लिए फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो वो फिर इन दोनों में से जो हायर है उसमें से डिडक्ट कर दी जाएगी। फर्नीचर इन एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इज आल्सो टैक्स इन दिस वे। फर्नीचर भी इसी तरह प्राइवेट यूज़ के लिए अगर प्रोवाइड किया जाता है तो वो भी इसी वे में टैक्स होगा। नाउ क्वेश्चन इज, मैंडीज एम्प्लॉयर एक्स लिमिटेड परचेज अ कंप्यूटर फॉर हिज यूज ऑन 1 जून 21 costing 800। ऑन 6 अप्रैल 22 एक्स लिमिटेड गिव द कंप्यूटर टू मैंडी, और उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू 250 थी। आपको कैलकुलेट करना है टैक्सेबल बेनिफिट कि 21, 22 और 22, 23 दोनों टैक्स ईयर के लिए। तो फर्स्ट इस एसेट को प्रोवाइड किया गया जून में, हम कंसिडर कर रहे हैं टैक्सेबल बेनिफिट फॉर टैक्स ईयर 21, 22। तो आपके पास ये एसेट प्रोवाइड किया गया है 800 की कॉस्ट का, इसका 20% हमने कंसिडर करना है, बट इसे टाइम अपोर्शन भी करेंगे क्योंकि ये एसेट पूरे साल के लिए 21, 22 के टैक्स ईयर में पूरे साल के लिए नहीं प्रोवाइड किया गया। सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 10 मंथ्स के लिए प्रोवाइड किया गया, तो 10 मंथ्स का बेनिफिट टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा 21, 22 में। सो इट वुड बी 1
133.33। तो ये टैक्सेबल बेनिफिट होगा 21-22 में। सेकंड, आपके पास टैक्स ईयर 22-23 का बेनिफिट हमने कैलकुलेट करना है। अब इस मकसद के लिए हमें दो चीज़ें कंसिडर करनी है। पहली बात, मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर व्हेन गिवन टू एम्प्लॉय को जब दिया था उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू थी 250। इस 250 की वैल्यू को कंसिडर करेंगे। एंड मार्केट वैल्यू व्हेन फर्स्ट से प्रोवाइड किया था तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, दैट वाज 800 एंड सब्ट्रैक्टेड बाय और रिड्यूस बाय अमाउंट इंक्लूडेड एज टैक्सेबल बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। यानी पिछले साल में ये एसेट यूज़ करने के नतीजे में जो टैक्सेबल बेनिफिट एम्प्लॉय की इनकम में शामिल किया गया था उस अमाउंट 133 से इसे रिड्यूस कर देंगे। नाउ वी हैव अमाउंट ऑफ 667। तो आपने कंसिडर करना है इन दोनों में से विच एवर इज़ हायर इज सेट टू बी टैक्सेबल बेनिफिट, राइट। तो अगर एक एसेट पहले एम्प्लॉयर ने दिया एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए और लेटर ऑन उसको गिफ्ट कर दिया, तो ऐसी सूरत में हमें दो वैल्यूज़ कंसिडर करनी है। जिस डेट को उसे गिफ्ट किया गया उस डेट को क्या वैल्यू बनती है, दैट इज़ 250। एंड देन हमने कंसिडर करना है ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल मार्केट वैल्यू क्या थी जब फर्स्ट प्रोवाइड किया गया था, दैट इज़ 800। और ये 800 की अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी उस टैक्सेबल बेनिफिट से जो एम्प्लॉय की इनकम में ऑलरेडी शामिल हो चुका है, 133। सो 667 और 250 दो अमाउंट है, इनमें से विच एवर इज़ हायर इज सेट टू बी टैक्सेबल बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय। सो इस केस में ये आ जाता है 667। नेक्स्ट रूल इज़ अबाउट मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन एग्जाम्प्ट है, लेकिन सिर्फ वन मोबाइल फ़ोन। एडिशनल मोबाइल फ़ोन अगर प्रोवाइड किया जाता है तो वो इसी तरह 20% ऑफ द कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट पेड बाय एम्प्लॉयर। यानी एक से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड किया जाता है तो उसकी बात हो रही है कि अगर एक से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है तो सेकंड मोबाइल की 20% जो है टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा एज बेनिफिट। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि अगर उसको रन करने के लिए, मोबाइल फ़ोन को रन करने के लिए एम्प्लॉयर ने कुछ कॉस्ट पे किए तो वो भी इंक्लूड होगी। बाइसिकल प्रोवाइडेड फॉर जर्नी टू वर्क एज वेल एज बीइंग अवेलेबल फॉर प्राइवेट यूज़ आर एग्जाम्प्ट। तो बाइसिकल अगर प्रोवाइड की जाती हैं तो वो एग्जाम्प्ट है। कंपनी कार्स, पहले हमने बात की थी अप्रूव माइलेज अलाउंस की, वो सूरत में थी कि एम्प्लॉय अपनी कार बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है। अब अगर कंपनी कार प्रोवाइड करती है एम्प्लॉय को तो ऐसी सूरत में क्या अमाउंट टैक्सेबल इनकम में शामिल की जाएगी। एनुअल बेनिफिट हम कंसिडर करेंगे और ये हमारे पास आएगा एडजस्टेड लिस्ट प्राइस ऑफ कार को कार की CO2 इमिशन परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने से। एडजस्टेड लिस्ट प्राइस ऑफ कार को आप मल्टीप्लाई कर देंगे कार की CO2 इमिशन से, जो भी रेट आप उस सिलसिले में कार की CO2 इमिशन की बेस पे रेट कैलकुलेट करेंगे जिसके हवाले से हम बात करते हैं, एंड देन उस रेट को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा एडजस्टेड लिस्ट प्राइस से। सो व्हाट इज़ मीन बाय एडजस्टेड लिस्ट प्राइस? इट इज़ सेट टू बी मार्केट प्राइस इग्नोरिंग बल्क डिस्काउंट। यानी अगर कंपनी अपने 5 डायरेक्टर को कार प्रोवाइड कर रही है और उसने कार कंपनी से, कार बनाने वाली कंपनी यानी टोयोटा कंपनी से डिस्काउंट नेगोशिएट कर लिया 10%, तो इट डजेंट मैटर कि उन्होंने कितना डिस्काउंट नेगोशिएट किया है, हमें मार्केट प्राइस देखनी है, डिस्काउंट को कंसिडर नहीं करना। प्लस कॉस्ट टू एम्प्लॉयर फॉर एडिशनल एक्सेसरीज, कोई एडिशनल एक्सेसरीज उसमें एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की हैं तो उसको भी ऐड किया जाएगा। लेस कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय अप टू 5000, और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन के हवाले से हमेशा आपकी टैक्सेबल अमाउंट रिड्यूस हो जाती है, लेकिन यहाँ पे रूल कुछ डिफरेंट है इस लिहाज से कि अप टू 5000 उन्होंने कंट्रीब्यूशन मेंशन की है। व्हाट डज़ इट मीन्स? इसके मतलब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट जो है कार की वो 20,000 है और एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन की है 3000 की। इन दैट केस इट इज़ सिंपल कि 17,000 की एडजस्टेड लिस्ट प्राइस को आपने कंसिडर करना है। अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ कार तो 20,000 ही है, लेकिन एम्प्लॉय ने उसे
हासिल करने के लिए 5000 की कंट्रीब्यूशन की है। इन दैट केस एडजस्टेड लिस्ट प्राइस जो है वो 15000 होगी। थर्ड सिचुएशन देखते हैं कि आपके पास कॉस्ट ऑफ कार 20000 ही है, लेकिन एम्प्लाई ने उस कार को परचेज़ करने के लिए 6000 की कंट्रीब्यूशन की है। इन दैट केस भी आपके पास 15000 की अमाउंट ही एडजस्टेड लिस्ट प्राइस होगी, क्योंकि रूल के मुताबिक 5000 से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने पे आपकी एडजस्टेड लिस्ट प्राइस डिडक्ट नहीं होती। सो इट इज़ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय अप टू 5000। टाइम अपोर्शन करेंगे, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन फॉर द प्राइवेट यूज़ ऑफ कार, उसे भी कंसिडर किया जाएगा। इफ़ मोर देन वन कार इज़ प्रोवाइडेड देन सेपरेट टैक्सेबल बेनिफिट विल बी कैलकुलेटेड फॉर ईच कार इन द सेम वे, एंड नो एक्स्ट्रा बेनिफिट विल अराइज फॉर द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट। इनके लिए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। एन एडिशनल सेपरेट बेनिफिट विल अराइज इफ़ एंड दैट इज़, कोई भी एडिशनल सेपरेट बेनिफिट अगर प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसकी कितनी वैल्यू एम्प्लॉय की इनकम में, टैक्सेबल इनकम में शामिल की जाएगी, वट एवर इज़ द कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, यानी वो बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयर की कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है। और अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया जाता है प्राइवेट यूज़ ऑफ कार के लिए, तो ये भी, इसका भी बेनिफिट एम्प्लॉय की टैक्सेबल इनकम में शामिल किया जाएगा। कार फ्यूल फॉर प्राइवेट मोटरिंग, बिफोर कंसिडरिंग द कार फ्यूल फॉर प्राइवेट मोटरिंग हम बात करते हैं अबाउट एग्जाम्पल ऑफ दिस। सो हमने एडजस्टेड लिस्ट प्राइस के मतलब तो बात की, लेकिन परसेंटेज के मतलब बात नहीं की, रेट कैसे एडजस्ट करेंगे। रेट की एडजस्टमेंट बेस करती है कार की CO2 इमिशन पे। लाइक दिस इज मेंशन इन फ्रंट ऑफ यू दैट अगर आपके पास कार की CO2 इमिशन 51 से 54 ग्राम्स के दरमियान है और वो कार RD2 स्टैंडर्ड मीट भी करती है, देन 15% रेट होगा। और अगर वो डीजल कार है जो कि RD2 स्टैंडर्ड मीट नहीं करती तो 19% हो जाएगा। अगर कार की CO2 इमिशन 55 ग्राम्स है तो ऐसी सूरत में RD2 स्टैंडर्ड मीट होने की सूरत में 16%, एंड डीजल कार जो कि RD2 स्टैंडर्ड मीट नहीं करती उस सूरत में 20% अमाउंट या रेट कंसिडर किया जाएगा। और फिर उसके बाद हर 5 ग्राम CO2 इमिशन इंक्रीज़ होने पे रेट में 1% इजाफा हो जाएगा, बट रेट मैक्सिमम 37% तक ही इंक्रीज़ होगा, 37% से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। अब इसकी कैलकुलेशन के हवाले से हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कार की CO2 इमिशन 60 ग्राम्स है तो फिर हम क्या करेंगे। इन दैट केस अगर वो कार RD2 स्टैंडर्ड मीट कर रही है तो चूंकि 5 ग्राम्स आपके पास इजाफा हो रहा है तो यहाँ से 1% इसमें इजाफा कर देंगे, 17% हो जाएगा। यहाँ से भी 1% इजाफा कर देंगे, 21% हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर कार की CO2 इमिशन 100 ग्राम्स हो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन दैट केस आपने क्या करना है, 100 माइनस 55, यानी ये देखना है 55 ग्राम से कितनी ज़्यादा परसेंटेज है CO2 इमिशन है, डिवाइडेड बाय 5, राइट, एंड देन उसमें प्लस कर देना है आपने। अगर कार वो मीट करती है RD2 स्टैंडर्ड तो 16% प्लस कर देना है, अदरवाइज 20%। फर्स्ट हमने सिचुएशन की थी कि कार की CO2 इमिशन 60 है। सेकंड सिचुएशन हम देख रहे हैं कि कार की CO2 इमिशन 100 ग्राम्स है। अगर 100 ग्राम्स है कार की CO2 इमिशन तो हमने ये देखा कि उसकी CO2 इमिशन कितनी ग्रेटर है 55 से, तो ये 45 ग्राम ग्रेटर है। डिवाइड कर देंगे इसे 5 से, क्योंकि हर 5 ग्राम इंक्रीज़ होने पे 1% रेट में इजाफा होता है, और उसमें अगर वो कार RD2 स्टैंडर्ड मीट कर रही है तो 16% का एडिशन कर देंगे। सो 45 डिवाइडेड बाई 5 9 प्लस 16 25% हो जाएगी अगर ये कार CO2 इमिशन RD2 स्टैंडर्ड मीट करती है। अगर RD2 स्टैंडर्ड मीट नहीं करती तो प्लस इसमें 4% का इजाफा कर दें। सो दैट इज़ हाउ इट विल बी कंसिडर्ड। अब उसके बाद अगली बात देखते हैं कि कार की CO2 इमिशन आपके पास 143 है। दिस इज़ नॉट गिवन इन एज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 5, एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे। ऐसी सूरत में यू हैव टू राउंड इट डाउन टू द मल्टीपल ऑफ 5, यानी आपने इसे बढ़ाकर राउंड ऑफ करके 145 नहीं करना, राउंड डाउन करके आप इसे 140 कर देंगे। 140 करेंगे कि जो कि एग्जैक्ट मल्टीपल है 5 का, राइट। अब 140 के हवाले से कैलकुलेशन करनी है।
कैलकुलेशन वैसे ही होगी 140 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 16%। क्यों 16%? बिकॉज अगर कार के हवाले से मेंशन नहीं है तो अज्यूम टू बी दैट इट मीट्स द RD2 स्टैंडर्ड, तो हम 16% का इजाफा करते हैं। So 140 minus 55 gives you 85 divided by 5 17. So 17 plus 16, this is 33%. Right? अगली बात, मैक्स वॉज प्रोवाइडेड विद अ डीजल कार मीट RD2 स्टैंडर्ड 6 सितंबर को प्रोवाइड की गई है। कार की लिस्ट प्राइस 15,000 है, लेकिन कंपनी ने डिस्काउंट सिक्योर किया और 14,500 पे किए। CO2 मिशन उसका 107 है। हमने टैक्सेबल बेनिफिट बताना है, तो पहले तो हम एडजस्टेड प्राइस कंसिडर करते हैं। एडजस्टेड प्राइस आ जाएगी आपके पास 15,000, आप डिस्काउंट को इग्नोर कर देंगे। दूसरी बात, आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो 107 को आप राउंड डाउन करेंगे टू 105। अब 105 के हवाले से कैलकुलेशन करनी है। 105 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 16। वाई 16? क्योंकि RD2 स्टैंडर्ड मीट कर रही है, तो दिस विल बी 50 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 10 प्लस 16 26% आ जाएगा। अब कितना बेनिफिट टैक्सेबल बेनिफिट के तौर पे शामिल होगा? कॉस्ट ऑफ कार जो कि 15,000 है, मल्टीप्लाई बाय 26%, और साथ में टाइम फ्रैक्शन को भी कंसिडर करना है। सितंबर में ये कार प्रोवाइड की गई है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 7 मंथ्स के लिए बेनिफिट कंसिडर किया जाएगा। सो इट विल बी 15,000 multiply by 26% multiply by 7 divided by 12. So it is 2275 benefit that is to be included in taxable income of employee. Now Fred was provided with a petrol car throughout the tax year for 22-23 throughout the year, पूरे साल के लिए। Fred was required to contribute 2,500 toward the purchase of cost. The car has a list price of 24,000, CO2 emission is 200. Fred paid the company 1,400 during the tax year for the private use of car. तो इसमें कुछ फर्दर पॉइंट्स हमें कंसिडर करने होंगे। फर्स्ट ये कि आपके पास व्हाट इज एडजस्टेड लिस्ट प्राइस, तो 24,000 आपके पास कॉस्ट है, ठीक है, माइनस 2,500 कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉई, तो ये आ जाती है वैल्यू 21,500। ये होगी एडजस्टेड प्राइस। CO2 मिशन, अगर आपके पास 200 ग्राम्स है तो आप इसकी कैलकुलेशन करें। 200 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 16, तो ये 145 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास आ जाती है 29 प्लस 16 45। बट रिमेंबर दैट आपको मैक्सिमम जो मेंशन की गई है CO2 बेस परसेंटेज वो 37 मेंशन की गई है। आप 45 तक नहीं उसे लेके जा सकते, सो 37% आपके पास आ गई। CO2 बेस परसेंटेज इज 37%। सो हम 21,500 कॉस्ट ऑफ कार मल्टीप्लाई बाय 37% ये अमाउंट कंसिडर करेंगे, एंड इट विल बी 21,500 मल्टीप्लाई बाय 37%, सो ये आ जाएगी 7,955। और इस 7,955 में से जो एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन है फॉर द प्राइवेट यूज़ ऑफ कार, जो कि 1,400 मेंशन है, सो ये 1,400 की प्राइवेट यूज़ ऑफ अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर दी जाएगी। तो रिमेंबर यहाँ पे एम्प्लॉई दो तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। फर्स्ट वो कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर द परचेज ऑफ कार, जिसे हमने एडजस्टेड लिस्ट प्राइस की कैलकुलेशन करते हुए क्लास करना है। सेकंड वो पेमेंट कर रहा है 1,400 फॉर द प्राइवेट यूज़ ऑफ कार। तो प्राइवेट यूज़ ऑफ कार जो कंट्रीब्यूशन की जा रही है दैट इज़ टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द होल बेनिफिट ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तीसरी बात इस क्वेश्चन में ये थी कि 37% हमने रेट लेना है, चाहे आपके पास CO2 मिशन 200 ग्राम्स है और उस बेस पे रेट 45 बनता है, बट द मैक्सिमम लिमिट फॉर द रेट इज़ 37%। नाउ रूल अबाउट द प्राइवेट फ्यूल कॉस्ट कार फ्यूल फॉर प्राइवेट मोटरिंग। इफ फ्यूल इज़ प्रोवाइडेड टू यूज़र फॉर कंपनीज कार टैक्सेबल बेनिफिट विल बी, तो इस साल की बेंचमार्क अमाउंट है 25,300। कार के सिलसिले में तो कॉस्ट आपको गिवन होती है, वो आपको या एडजस्टेड प्राइस फाइंड आउट करनी है, लेकिन अगर फ्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉई के प्राइवेट पर्पस के लिए, तो ऐसी सूरत में एक बेंचमार्क अमाउंट है 25,300 जिसकी हमने अप्रोप्रिएट परसेंटेज लेनी है, और ये अप्रोप्रिएट परसेंटेज वही है कि जो CO2 मिशन की बेस पे होती है।
लेकिन इम्पॉर्टेंट रूल ये है दैट देर इज़ नो रिडक्शन इन द टैक्सेबल बेनिफिट फॉर पार्शियल रिफंड मेड फॉर द प्राइवेट यूज़ ऑफ फ्यूल बाय द एम्प्लॉय। यानी फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ने प्राइवेट यूज़ के लिए 1000 पाउंड का फ्यूल यूज़ किया, 1000 पाउंड का फ्यूल प्राइवेट यूज़ के लिए उसने इस्तेमाल किया, प्राइवेट पर्पज़ के लिए। अब वो अपने एम्प्लॉयर को 700 रिफ़ंड कर देता है कि 700 पे कर रहा है फॉर द प्राइवेट यूज़। तो क्या ये 700 जो वो पे कर रहा है एम्प्लॉयर को, उसके बेनिफिट को रिड्यूस करके 300 कर देंगे? 1000 अगेन बात करें, 1000 जो है उसने 1000 की वैल्यू का फ्यूल यूज़ किया है और अपने एम्प्लॉयर को 700 रिफ़ंड कर दिए एम्प्लॉयर को, तो क्या 300 बेनिफिट रह जाएगा? आंसर इज़ नो। जब तक एम्प्लॉय फुल अमाउंट रिफ़ंड नहीं करता तो चाहे वो 700 कंट्रीब्यूट कर रहा है, टैक्सेबल बेनिफिट उसका 1000 ही रहेगा। जब तक वो फुल रिफ़ंड नहीं कर देता उसका बेनिफिट रिड्यूस नहीं होगा। तो या तो बेनिफिट रिड्यूस होगा 0 या फिर होगा कंप्लीट। पार्शियल रिफ़ंड करने पे कोई बेनिफिट रिड्यूस नहीं होगा। सो दिस इज़ द रूल जो कि हमने शुरू में भी एक्सेप्शन के लिहाज से डिस्कस किया था। फिर एक कंपनी वैन्स के हवाले से स्टैंडर्ड बेनिफिट 3600 एम्प्लॉयज़ के लिए कंसिडर किया जाता है अगर वो वैन प्राइवेट यूज़ के लिए प्रोवाइड की गई है, और अगर फ्यूल भी प्रोवाइड किया गया है तो उसके एडिशनल चार्ज 688 पाउंड्स हैं। पूल कार कहते हैं उस कार को कि जिस पे ये कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हों। इट इज़ यूज्ड बाय मोर देन वन एम्प्लॉय, एनी प्राइवेट यूज इज इंसिडेंटल, बाय चांस है, इट इज़ नॉट नॉर्मली केप्ट ओवरनाइट एट और नियर द रेजिडेंस ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट बात है अबाउट द इलेक्ट्रिक पावर्ड मोटर कार। ऐसी सूरत में 2% अप्लाइज टू इलेक्ट्रिक पावर मोटर कार विद ज़ीरो CO2 मिशन, कि जिसकी CO2 मिशन ज़ीरो है उस पर भी 2% अप्लाई होगा। इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिक कार की सूरत में इलेक्ट्रिक कार एक दफ़ा चार्ज करने पे वो कितने माइल चल जाती है इस बेस पे उसकी परसेंटेज को कंसिडर किया जाता है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटर कार है तो वो कार जिनकी CO2 मिशन 1 to 50 ग्राम्स के दरमियान है उनके हवाले से ये इलेक्ट्रिक रेंज देखी जाती है, जो मैंने अभी बताई कि इलेक्ट्रिक रेंज अगर 130 माइल्स और ज़्यादा हो तो फिर ये रेट है एंड सो ऑन। लेकिन ये उन कार के लिए जिनकी CO2 मिशन 1 से 50 ग्राम्स के दरमियान है। Now example for this, Fred was provided with fuel for private use between 6 April and 5th April. He paid company 600 during the tax year towards the cost of private fuel, although the actual cost of fuel is 1000. तो पहली बात तो ये है कि फ्रेड के हवाले से हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था, इसकी अप्रोप्रिएट परसेंटेज 37% बन रही थी। तो कितना बेनिफिट इसका नॉर्मली होगा? इट इज़ अबाउट द बेंचमार्क अमाउंट। बेंचमार्क अमाउंट है 25,300 और उसका 37% उसका टैक्सेबल बेनिफिट ले लिया जाएगा। सो दैट विल बी 9,361। फर्दर हमने ये कंसिडर करना है कि उसका जो फ्यूल उसने प्राइवेट यूज़ के लिए खर्च किया वो 1000 का, लेकिन उसने पेमेंट की 600 की। तो डजेंट मैटर, इस 600 की कंट्रीब्यूशन से उसका फ्यूल बेनिफिट रिड्यूस नहीं होता अनलेस वो 1000 का जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फ्यूल है जो उसने प्राइवेट यूज़ के लिए प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ किया था वो कंट्रीब्यूट ना कर दे, तब तक पार्शियल रिफ़ंड करने की सूरत में कोई रिडक्शन नहीं होती बेनिफिट में। Now last is about beneficial loan. Beneficial loan is one made to an employee below the official rate of interest of 2%. यानी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड कर रहा है तो उसे ऑफिशियली 2% इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, लेकिन अगर एम्प्लॉयर उसे 2% से कम रेट चार्ज करता है तो इट मीन्स ही इज़ प्रोवाइडिंग हिम सम बेनिफिट। सो वो बेनिफिट आपके पास टैक्सेबल इनकम में शामिल किया जाएगा। अब इस सिलसिले में टैक्सेबल बेनिफिट क्या होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एज़ पर HMRC, यानी HMRC के मुताबिक इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होना चाहिए और क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया गया, इसका डिफरेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस दैट इज़ टू बी पेड इन अकॉर्डेंस विद HMRC एंड लेस इंटरेस्ट पेड। अब इंटरेस्ट पेड जो है वो तो हमेशा एक ही वे में कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्सपेंस एज़ पर HMRC। HMRC के मुताबिक इंटरेस्ट एक्सपेंस जो पे होना चाहिए वो कैसे कैलकुलेट करेंगे?
तो इंटरेस्ट एज पर HMRC इज़ द लोअर ऑफ, वो लोअर ऑफ कंसिडर किया जाएगा कैलकुलेटेड एज पर एवरेज मेथड और प्रिसाइज मेथड। एवरेज मेथड में क्या करेंगे, ये कंसिडर करेंगे व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से टू फाइंड आउट द एवरेज एंड देन मल्टीप्लाई 2% से। प्रिसाइज मेथड में हम ये देखेंगे कि कितनी अमाउंट ऑफ लोन कितने अरसे के लिए आउटस्टैंडिंग रहा है और उस बेस पे वो परसेंटेज कंसिडर की जाएगी। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ़ द अमाउंट ऑफ लोन इज़ अप टू 10,000 देन टैक्सेबल बेनिफिट इज़ एग्जाम, यानी 10,000 तक का लोन है तो तब कोई बेनिफिट शामिल नहीं किया जाता, लोन की अमाउंट 10,000 से ज़ायद होनी चाहिए। Now consider an example. Elf was granted a loan of 40,000 by his employer on 31st March 2022 to help finance the purchase of yacht. Interest is payable at the rate of 1%. On 1st June 2022, Elf repaid 5,000 and on 1st November 2022, he repaid a further 15,000. Remaining 20,000 was still outstanding. तो पहले हम कंसिडर करते हैं द एवरेज मेथड, और एवरेज मेथड के मुताबिक क्या आपके पास इंटरेस्ट पे किया जाना चाहिए था एज पर HMRC। इसके लिए आउटस्टैंडिंग लोन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 40,000 प्लस आउटस्टैंडिंग लोन एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000, इन दोनों को सम अप करके 2 पे डिवाइड किया और उसका 2% लिया, दैट कम्स एज 600। दिस इज इंटरेस्ट एज पर HMRC। देन इंटरेस्ट पे कितना किया गया है, ये हमने मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करना है। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर लोन 40,000 था, फर्स्ट रीपेमेंट की गई है 1 जून को, इसका मतलब है फर्स्ट 2 मंथ में अप्रैल और मई में आपने 40,000 का लोन यूज़ किया या अल्फ ने 40,000 का लोन यूज़ किया। तो 40,000 के लोन पे 1% इंटरेस्ट फॉर द 2 मंथ्स पीरियड आ गया 67। देन जब 1 जून को 5,000 रीपे कर दिए तो आउटस्टैंडिंग लोन रह गया 35,000। नेक्स्ट रीपेमेंट हुई है 1 नवंबर को, तो इसका मतलब है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगले 5 महीने 35,000 की अमाउंट एज लोन यूटिलाइज की गई। तो उस 35,000 के लोन पे 1% इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ्स पीरियड ये कैलकुलेट किया गया। देन 1 नवंबर को मजीद 15,000 रीपे कर दिए गए, रिमेनिंग लोन की अमाउंट रहेगी 20,000। ये जो 20,000 का लोन है ये फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने यूज़ हुआ, तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया 83। टोटल इंटरेस्ट आ गया जो पे किया गया था 296, एज पर HMRC पे किए जाना था 600, पे किया गया 296, सो टैक्सेबल बेनिफिट में 304 आ जाएगा। और अगर हम प्रिसाइज मेथड यूज़ करें तो हमने ये देखना है कि एज पर HMRC इंटरेस्ट एज पर HMRC वो हम मंथ वाइज ही अब कैलकुलेट करेंगे, यानी फर्स्ट 2 मंथ्स में 40,000 का लोन यूज़ हुआ, उस पर 2% इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स पीरियड 133। देन नेक्स्ट 5 मंथ्स 35,000 का लोन यूज़ हुआ, उस पर 2% इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ्स, एंड देन रिमेनिंग 5 मंथ्स में 20,000 लोन यूज़ हुआ, उस पर 2% इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ्स। तो ये इंटरेस्ट जो पे किया जाना चाहिए था ये 592 है। पे जो किया गया वो एक ही वे में कैलकुलेट होता है, वो ऊपर हमने कैलकुलेट किया 296, सो द डिफरेंस इज 296, दैट इज सेड टू बी टैक्सेबल बेनिफिट। कुछ अदर टैक्सेबल बेनिफिट, जनरल रूल अगेन वही है कि टैक्सेबल अमाउंट इज कंसिडर टू द कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर ऑफ प्रोवाइडिंग बेनिफिट, यानी एम्प्लॉयर को वो बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए क्या कॉस्ट की पे करनी पड़ी है। और अगर रीएम्बर्स एक्सपेंसेस हैं, रीएम्बर्समेंट की गई है, तो ऐसी सूरत में वो भी टैक्सेबल बेनिफिट को कंसिडर किया जाएगा, बट द एम्प्लॉय मे बी एबल टू क्लेम अ डिडक्शन इफ द एक्सपेंसेस इज इनकर्ड होली, एक्सक्लूसिवली एंड नेसेसरली फॉर द जॉब। यानी अगर ऐसा है कि एम्प्लॉय ने कुछ एक्सपेंसेस पे किए थे, उन्हें रीइंबर्स कर दिया एम्प्लॉयर ने, लेकिन ये वो एक्सपेंसेस थे कि जो एम्प्लॉय ने खर्च किए थे सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटीज़ के हवाले से, तो तब ये उसके हवाले से डिडक्शन क्लेम कर सकता है। एग्जाम बेनिफिट में फ्री और सब्सिडाइज मील है एट और ऑन साइट कैंटीन और रेस्टोरेंट अगर अवेलेबल है तमाम एम्प्लॉयज़ को।
क्रिसमस पार्टीज, एनुअल डिनर, डांस फॉर स्टाफ एग्जाम्प्ट है। और अगर एम्प्लॉयर ने 150 पाउंड पर हेड के हिसाब से अमाउंट इनकर की है तो ये एग्जाम्प्ट है। प्रोविजन ऑफ पार्किंग स्पेस एट और नियर द प्लेस ऑफ वर्क इंक्लूडिंग रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सच पार्किंग प्लेस, ये एग्जाम्प्ट है। होम वर्कर के हवाले से उसे अगर 6 पाउंड पर वीक के हवाले से पे किए जा रहे हैं तो उसके लिए एविडेंस की भी ज़रूरत नहीं, वो एग्जाम्प्ट है। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर व्हेन एम्प्लॉई इज़ अवे फ्रॉम होम, अगर एम्प्लॉई घर से बाहर है तो ऐसी सूरत में उसे घर कॉल करने के लिए, लॉन्ड्री के लिए उसके कुछ अखराजात होते हैं, उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ अमाउंट पे की जाती है। अब रूल ये है कि अगर वो यूके में ही किसी और सिटी में है, किसी और जगह पे है, अपने होम टाउन में नहीं है, तो इन दैट केस एम्प्लॉयर उसे पे करेगा 5 पाउंड पर नाइट। और अगर वो यूके से बाहर है तो इन दैट केस एम्प्लॉयर उसे पे करेगा 10 पाउंड पर नाइट, राइट। अब इसमें इम्प्लीकेशन क्या है? इफ़ एक्सीड द होल अमाउंट इज टैक्सेबल, मीन्स एक एम्प्लॉई है वो यूके में किसी और सिटी में रह रहा है, इस हवाले से एम्प्लॉयर उसे पे कर रहा है 7 पाउंड पर नाइट फॉर 11 नाइट्स, 11 रातें वो बाहर रहा है, इस सिलसिले में उसे एम्प्लॉयर ने 7 पाउंड पर नाइट पे किए हैं। तो अब ये होल अमाउंट 77 जो है वो टैक्सेबल होगी। ये नहीं हम देखेंगे कि 5 पाउंड से जो ज़्यादा अमाउंट है वो टैक्सेबल हो, नो, हमने सारी की सारी अमाउंट को टैक्सेबल करना है। नेक्स्ट रूल है रीलोकेशन एंड रिमूवल एक्सपेंसेस का, ये एग्जाम्प्ट हैं अप टू 8,000, लेकिन 8,000 से ज़्यादा होंगे तो टैक्सेबल होंगे। गिफ्ट रिसीव्ड बाय रीजन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम जेन्युइन थर्ड पार्टीज प्रोवाइडेड कॉस्ट फ्रॉम एनी वन सोर्स डजंट एक्सीड 250, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। पेमेंट टू अप्रूव चाइल्ड कैरियर इज एग्जाम्प्ट अप टू 55 फॉर बेसिक, 28 फॉर हायर एंड 25 फॉर एडिशनल रेट टैक्स पेयर। वर्क प्लेस, चाइल्ड केयर, स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन फैसिलिटीज एग्जाम्प्ट हैं। प्रोविजन ऑफ 1 मोबाइल फ़ोन एग्जाम्प्ट है। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव पेंशन स्कीम, चाहे वो अप्रूव पेंशन स्कीम ऑक्यूपेशनल है या पर्सनल है, ये एग्जाम्प्ट है। एंटरटेनमेंट टू एम्प्लॉय बाय रीजन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, उसके एम्प्लॉय होने की वजह से उसे कुछ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि टिकट और स्पोर्टिंग और कल्चरल इवेंट के टिकट्स, तो ये एग्जाम्प्ट हैं। लॉन्ग सर्विस अवार्ड्स एंड काइंड, यानी वॉचेस की सूरत में से अवार्ड दिया जा रहा है, लाइक अगर उसने 20 ईयर की सर्विस प्रोवाइड किया है तो 50 पाउंड पर ईयर के हिसाब से 1000 तक की अमाउंट एग्जाम्प्ट है। वर्क बसेस, सब्सिडाइज पब्लिक बस सर्विस एंड द प्रोविजन ऑफ बाईसाइकिल एंड साइकिलिंग सेफ्टी इक्विपमेंट एग्जाम्प्ट हैं। ट्रैवल बेनिफिट्स विच डोंट कॉस्ट मोर देन 50 पाउंड पर एम्प्लॉई प्रोवाइडेड दीज बेनिफिट आर नॉट कैश और कैश वाउचर, तो वो भी एग्जाम्प्ट हैं। द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एसेट और सिक्योरिटी सर्विस बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड को सिक्योरिटी एसेट को प्रोवाइड किया जाता है, गन, तो दैट इज एग्जाम्प्ट। वेलफेयर काउंसलिंग सर्विस इफ अवेलेबल टू ऑल एम्प्लॉइज एग्जाम्प्ट है। प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉइज परमानेंट हेल्थ इंश्योरेंस एग्जाम्प्ट है। पेंशन एडवाइस ऑफ अप टू 150 पाउंड पर एम्प्लॉई पर टैक्स ईयर एग्जाम्प्ट है इफ़ अवेलेबल टू ऑल एम्प्लॉइज, लेकिन अगेन सारे एम्प्लॉइज को अवेलेबल हो। Award for up to 25 pound under staff suggestion scheme which is available to all employees for suggestions outside their duties, तो अगर एम्प्लॉय कुछ सजेस्ट करता है जिसके नतीजे में ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है, ऐसी सूरत में से अवार्ड दिया जा सकता है, तो 25 पाउंड्स तक का वो अवार्ड एग्जाम्प्ट है। द कॉस्ट ऑफ वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग कोर्स, ये आपके पास एग्जाम्प्ट हैं। और सम बेनिफिशियल लोन, यानी जिनकी लोन की अमाउंट 10,000 तक है, वो आपके लिए एग्जाम्प्ट है। सो दिस इज़ अबाउट एम्प्लॉयमेंट इनकम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द F6 ACCA।